हेलो। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं ये रिवीजन कराना। और चैप्टर यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, हाइपरबोला, इंडेफिनिट डेफिनेट इंटीग्रेशन, 3D, टेंजेंट नॉर्मल और मोल्टिप्लिसिटी। ये जो भी प्लानिंग है वो जेई 2023 के लिए है, 24 के लिए, ठीक है। और ये चैप्टर्स यहाँ पर जो मेंशन किए उसके में 30 क्वेश्चंस अभी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आपने पिछले लेक्चर्स वीडियो देखे होंगे, उसमें यही पैटर्न रहा है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो आप पॉज करके लगाइए और विद इन 2-3 मिनट्स में क्वेश्चंस देखिए, होता है वरना स्किप कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम पूरा सॉल्व करने का नहीं है, बस ये फ्रेम करने का कि कौन सा सवाल मेरे से होगा और कौन सा नहीं होगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो भी चैप्टर लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडेफिनेट डेफिनेट के हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, 3D के भी 1 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, नॉर्मल टेंजेंट मोल्टिप्लिसिटी के हमेशा सवाल 2 से 3 तो आते हैं। हाइपरबोला मिक्स आता है इसके अंदर, कॉनिक्स के अंदर। सो ये चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। और हाँ, 1 मिनट, यहाँ पर जेई मेंस और एडवांस दोनों के टॉपिक्स यहाँ पर जो उस टाइप के क्वेश्चन में करवाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको आप पॉज कर लीजिए और पहले खुद ट्राई करिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी डबल ऑर्डिनेट है ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 सच दैट ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ओ बी द ओरिजिन दैट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाई, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो कीवर्ड देख लीजिए, डबल ऑर्डिनेट की बात कर रहा है ये। डबल ऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये आपका हाइपरबोला हो गया और डबल ऑर्डिनेट है, 90 डिग्री बन रहा है इधर। इसके कोऑर्डिनेट्स इसने बोला है ए बी द डबल ऑर्डिनेट, तो ये ए बी डबल ऑर्डिनेट है और ट्रायंगल ओ ए बी और ओ बी द ओरिजिन। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ओरिजिन वाला, तो ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये अगर देखें तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, बराबर बराबर होगी। तो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ए सेक थीटा, बी टेन थीटा, इसको ले लेते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा ए सेक थीटा और माइनस बी टेन थीटा, ये कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इक्वल ट्रायंगल है तो ये जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी आपकी, बी टेन थीटा हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ए सेक थीटा। तो टेन थर्टी विल बी बी टेन थीटा अपॉन ए सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर 1030, ये अब देखो, अभी मेन फोकस क्या अपना कि अभी इसने ई पूछा है, तो ई स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मुझे अगर बी और ए में कोई ऐसा रिलेशन आ जाए जो वेरिएबल है, तो मेरा एक रिलेशन ई का निकल जाएगा। तो मैं यहाँ से 1030 1/√3 इक्वल टू, अच्छा मैं कुछ चीज़ें 2-3 स्टेप आगे बोलूँगा तो आप समझ लीजिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये साइन बाई कॉस और ये 1/cos, तो साइन आया, तो यहाँ से b बाई ए क्या निकल के आ रहा है, 1/√3 साइन थीटा, यानी साइन थीटा कितना हो गया, कॉसेक थीटा। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 प्लस 1/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की अगर रेंज की बात करें तो 1 प्लस 1/3, 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 से लेकर इन्फिनिटी। तो ई, अच्छा, और पहली बात तो ई क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, हाइपरबोला की बात हो रही है। तो यहाँ से दिख रहा है कि ई जो है वो 2/√3 से इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, यहाँ पर इक्वल की साइन यहाँ पे नहीं बोली इसने। अब ऐसा क्यों नहीं बोला इक्वल की साइन, अगर इक्वल की साइन है इसका मतलब कॉसेक थीटा 1, यानी कि साइन थीटा कितना हो गया,
1 हो गया, यानी थीटा कितना हो गया 90। थीटा 90 अगर होगा तो tan 90 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब E इज़ मोर देन 2/√3, तो ऑप्शन इज़ डी। आप ये समझिए कि मुझे किस वेरिएबल को लेके आना है, क्योंकि वेरिएबल लेके आएंगे तो आपको इनइक्वालिटी क्रिएट करके देगा वो वेरिएबल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ चीज़ें कट गई यहाँ पर। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n कंसिडर द पॉइंट p विथ एब्सिसा n ऑन द कर्व y² माइनस x² इक्वल टू 1। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये कौन सा हाइपरबोला है? तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कौन सा हाइपरबोला है? रेक्टेंगुलर। इसमें अगर x 0 करेंगे तो y ±1 आएगा, तो यहाँ पर कट करेगा वो पॉइंट, y 0 करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो और अगर इसको और ध्यान से देखें तो y² कितना आ रहा है? 1 + x² आ रहा है, यानी कि y कितना आ रहा है? √1 + x²। अच्छा, ये बात तो आपको पता होगी ना कि अगर x² है, जैसे y = x², तो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है वो? x ±, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, x² ± y शुड बी पॉजिटिव, ऐसा। तो सिमेट्रिकल किसके अबाउट हुआ? ये सिमेट्रिकल हुआ अबाउट y एक्सिस, यानी कि अगर x² है तो एक ही दो वैल्यू ऑफ x पर y की वैल्यू सेम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 हुई या -1 हुई, तो y² कितना होगा? 2, तो y की वैल्यू 2 आएंगी, एक +√2 आएगा, एक -√2 आएगा, एक पर 2 वैल्यू आएंगी। मतलब अगर ये 1 वैल्यू यहाँ पर है तो 1 पर 2 आ रही हैं, एक यहाँ पर आ रहा है √2, यहाँ पर आ रहा है -√2, -1 पर भी वही वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो आपको फील हो रहा है कि ग्राफ सिमेट्रिकल ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। और यहाँ से भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि अगर y = √1 + x² है तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? इसका dy/dx आ जाएगा 1/2√1 + x² और x² का हो गया 2x। तो यानी कि अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीज़ है, और अगर x नेगेटिव है तो ग्राफ क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़। तो देखो x नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीज़ होके आ रहा है, और x मोर देन है तो ग्राफ इंक्रीज़ होके आ रहा है। वही ग्राफ यहाँ पर भी बनेगा, क्यों? अगेन y² है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। क्या ये ग्राफ समझ में क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं सेकेंड बात पे। तो ग्राफ अगर अच्छे से बना दूँ तो ग्राफ मेरा फाइनल ये वाला ग्राफ बनाया ऐसे, ठीक है। अब अगली बात क्या है यहाँ पर? कंसिडर द पॉइंट P। तो यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, ये P पॉइंट है, इसका एब्सिसा n है, और तो ऑब्वियसली अगर मैं n यहाँ रख दूँ इधर तो ये हो जाएगा √n² + 1। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, n पॉजिटिव है तो सही रखा है मैंने, n पॉजिटिव रखा है। इफ़ dn रिप्रेजेंट शॉर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन y = x, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो y = x है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। अच्छा, dn रिप्रेजेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी पॉइंट से किसी लाइन पर कैसा होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहाँ पर कितना परपेंडिकुलर है? यहाँ पर ये इसी की बात कर रहा है, इसी पॉइंट बात कर रहा है डिस्टेंस की, ये वाली PM है ये लाइन की। अच्छा, उसको बोला उसने dn, तो यहाँ पर dn की वैल्यू कितनी आएगी? n, √n² + 1 का डिस्टेंस y = x से कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? सिंपल, उस पॉइंट को रख देते हैं यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। n² + 1 - n डिवाइड बाई √2 मॉड ओवर ये dn हो गया, और इसने बोला है कि लिमिट की वैल्यू बताओ। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टाइम √n² + 1 - n अपॉन √2।
तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रेशनलाइज कर दिया। तो रेशनलाइज में ध्यान से देखो, यहाँ पर 1/√n² + 1 + n × 1/√2 बचेगा। इसमें से n कॉमन निकाल लिया और n मॉड में आएगा, और n कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा n/√2। यहाँ पर भी n आ गया, यहाँ पर बचेगा 1 + 1/n² + 1, ऐसा बचेगा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है। अब n टेंड टू इन्फिनिटी, तो 1/n कहाँ भागेगा, 0, तो ये कितना हो गया, 2। यहाँ से n कट गया, तो आंसर कितना आया, 1/2√2, ऑप्शन ए। बात समझ में आई? मतलब आपको पॉइंट सेटिस्फाई करना आना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट का लाइन से क्या होता है वो पता होना चाहिए, और बस लिमिट का गेम था। तो मिक्स कॉन्सेप्ट का सवाल था ये। क्या खोपड़ी में बात चली गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे इसने क्या बोला है, ये px अपना बाई क्वाड्रेटिक है, और सच दैट x = 0 इज़ द ओनली रियल रूट ऑफ p'(x = 0). अच्छा, बात को आप लोग समझें क्या मतलब है। अगर x = 0 इज़ द ओनली रियल रूट ऑफ p'(x = 0, इफ़ आई डू p'(x), तो इट विल बिकम 4x³ + 3ax² + 2bx + c, और यहाँ पर रूट है इसका, तो p'(0) पे 0 बोल रहा है ये, यानी कि c 0 हो गया। तो इसका मतलब p'(x) जो है वो, अगर x कॉमन निकाल लें यहाँ पर, तो ये बन रहा है 4x³ + 4x² + 3ax + 2b, ऐसा बन रहा है। ठीक है, ओके। भाई p'(x) ये आ गया अपना 4x³ + 3ax² + 2bx + c, और p'(x) का एक रूट है, तो वो c 0 है ना ये, तो c 0 हो गया, तो c तो है ही नहीं, तो p'(x) ये निकल के आया। अच्छा, p'(x) का अगर एक रियल रूट ही है, सिर्फ ओनली रियल रूट, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि बाकी लोग के रियल रूट नो रियल रूट बोल रहा है। भाई c 0 हो गया, p'(x) ये है, ये अपना क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक का सिर्फ एक रूट यहाँ से 0 आ रहा है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का नो रियल रूट है। अच्छा, अगर नो रियल रूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि d नेगेटिव, इसका d नेगेटिव है। ठीक है, मतलब ये कि सर ये, और इसका ऊपर से इसका d नेगेटिव है, ऊपर से इसका a पॉजिटिव है, तो सर इसका मतलब 4x² + 3ax + 2b जो हुआ वो तो पॉजिटिव निकला। अरे धोखा हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा गेम अब कौन संभालेगा, x संभालेगा। यानी कि अगर p'(x) को पॉजिटिव होने का मन कर रहा है तो x को पॉजिटिव पे गेम चलना पड़ेगा। यानी कि अगर x पॉजिटिव है तो px कैसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग, तो अगर x नेगेटिव हुआ तो px क्या हुआ, डिक्रीजिंग। भाई साहब मज़े आ गए, क्या खोपड़ी बात चली गई है। अब ग्राफ का मज़ा देखिए। अब उसने आगे क्या बोला है कि -1 से बड़ा p1 है। अच्छा ठीक है भाई, x पॉजिटिव पे ग्राफ बढ़ाना है, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे वैल्यू आ रही है अपनी d के बराबर आ रही है, तो ऐसी वैल्यू है कुछ। अच्छा सर ये तो बाई क्वाड्रेटिक है, तो ग्राफ तो हमेशा ऐसे ही आता है, स्वर्ग से स्वर्ग ही जाएगा। ठीक है, अगर सर x मोर देन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ तो सर ऐसा जाएगा, ऐसा, और सर x नेगेटिव में ग्राफ कैसा, डिक्रीजिंग जाएगा, तो डिक्रीजिंग जाएगा तो मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा, ऐसा डिक्रीजिंग। अभी तो आपने बोला ना इसमें देखकर। अच्छा, पर मुझे ये भी देखना है कि p1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए p1 -1 से। अच्छा, तो अब ऑप्शन देखते हैं फटाफट। ठीक है, ग्राफ डिक्रीज़ करना है, तो ग्राफ डिक्रीज़ किया ऐसे, ये बोल रहा है, और फिर बाद में सर ग्राफ बढ़ा दिया ग्राफ को बढ़ा दिया। तो
और ऊपर से अगर मान लो मैं 1 यहाँ रखता हूँ, -1 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा, तो और 0 पे क्या है, p डैश एक्स 0 है, तो मिनिमम तो मुझे यही क्रिएट करना पड़ेगा, मिनिमम ही आएगा। इसके हिसाब से आप क्या बोलोगे, 0 पे क्या है, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम ही तो है, क्योंकि पहले में ग्राफ बढ़ा और बाद में घटा, तो मिनिमम ही तो है। तो -1 पे वैल्यू और 1 पे वैल्यू 1 बड़ी होनी चाहिए, तो ठीक है, P1 इज़ द मिनिमम। ये गलत बात है, P1 -1 मिनिमम नहीं है सर, अब तो P0 मिनिमम हो गया, तो ऑप्शन नहीं हटा दो। P-1 इज़ नॉट मिनिमम, बट P1 इज़ द मैक्सिमम ऑफ Px। P1 इज़ द मैक्सिमम ऑफ Px। अच्छा, अगर P1 मिनिमम नहीं है, P1 मैक्सिमम है, तो कैसा ग्राफ हो सकता है सर? चलो ऐसे लेके आते हैं, ऐसे लेके आते हैं, फिर उठाते हैं ऐसे ग्राफ, यहाँ पर 1 पे रखा है ऐसे, और सर फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, मिनिमम है, और ग्राफ बढ़ा देते हैं ऐसे, तो कंपेरेटिवली -1, 0 और 1 में बड़ा तो P1 ही है ना। यहाँ पे बड़ा कौन आएगा, P1 आएगा, -1 आएगा? सोच के देखिए आप फटाफट, सोचो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ग्राफ ऐसे देखिए, ग्राफ ऐसे होके आएगा, ऐसे होके ग्राफ आया, ठीक है, ऐसे होके ग्राफ आया ऐसे, ग्राफ फिर क्या हुआ, ग्राफ बढ़ेगा, तो 1 पे तो कंपेरेटिवली वैल्यू ज़्यादा ही आएगी ना, P1 इज़ मैक्सिमम, पर यहाँ पर ये क्लियर है कि P-1 इज़ अ मिनिमम, ये भी हट गया, नाइदर P-1 इज़ अ मिनिमम नॉर P1 इज़ अ मैक्सिमम ऑफ Px। गलत बात है भाई, इस माइनस उसने क्या बोला है, देन इन द इंटरवल, या ध्यान सुनना बात, आप ओवरऑल समझ रहे हैं, -1 से 1 में किसको देख रहा है वो बता रहा हूँ मैं। -1 से 1 के इलाके में ग्राफ ऐसे होके आया, ऐसे होके आया, ऐसे, फिर ऐसे उड़ गया, मतलब 1 पे, क्योंकि P-1 से भी खड्डे में गया ना 0 पे, और फिर बढ़ गया, तो -1 से ज़्यादा वैल्यू किस पे हो सकती है, 1 पे, और ये हमें तो रखनी पड़ेगी बात ये तो ग्राफ फाइनल कैसे बताऊँ, फाइनल ऐसे हो गया, ऐसे गया, ऐसे हो गया, मतलब ये 1 की वैल्यू है, ये -1 की उससे भी कम 0 पे गई, तो अगर यहाँ पर P0 इज़ द मिनिमम इन द सेट -1 to 1 एंड 1 इज़ द मैक्सिमम, तो ऑप्शन बी आया। क्या आपको बात समझ में अच्छे से आ गई? बहुत बढ़िया, तो आंसर कौन सा हुआ फाइनल? ऑप्शन बी इज़ द आंसर, ठीक है, आप ये सोच लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फंक्शन, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ P फॉर विच f(x + p) हैज़ 2 नेगेटिव रियल रूट। चलिए, हैज़ 2 नेगेटिव रियल रूट मतलब ये हुआ कि ग्राफ बाइक्वाड्रेटिक है, तो ऐसे होके ऐसे उड़ जाए, ठीक है, 2 नेगेटिव रियल रूट होना चाहिए। अच्छा, इतना पता है ना कि अगर मैं सर f(x) का ग्राफ बना लूँ और सर उसमें +3 कर दूँ, तो क्या फ़र्क होता है सर उसे +3 करने से? जैसे मान लीजिए ग्राफ ऐसे, ठीक है, और 0 पे वैल्यू 1 की है, और अगर आप +3 करते हैं तो क्या होगा, ग्राफ उठ के कहाँ आ जाएगा, 0,4 पे आ जाएगा ना। आपने कितना इंक्रीमेंट किया, 3 का इंक्रीमेंट किया, क्या ये बात समझ आ गई आपको? तो बाद में +p जोड़ लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, पर देखते हैं कि f(x) के बारे में क्या ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए, अगर कभी भी ग्राफ जो इक्वेशन है, अगर वो 3, 4, 5 जाती है ना हाईएस्ट डिग्री, तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। आप डेरिवेटिव पे जाएंगे तो डेरिवेटिव आपको, जैसे मान लीजिए बाइक्वाड्रेटिक है, x⁴ है, तो आपको x³ लेके जाएगा, फिर टेंशन यहाँ पर आएगा, फिर आप डबल डैश करेंगे, फिर x² पे जाएंगे, फिर यहाँ पे टेंशन बढ़ेगा। तो आप खुद कॉम्प्लिकेट सॉल्व मत बनाइए, आप पहले देखिए कि मैं सिंप्लीफाई करने के योग हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है, हम योगफुल हैं तो करते हैं, बनाते हैं। देखिए f(x) को अगर मैं यहाँ से x⁴
इसका डेरिवेटिव करें तो 4x³ माइनस 28x प्लस 24, ठीक है। तो आप पहले 1 2 3 तो सर ने बताया होगा आपको कि जब भी क्यूबिक बने तो आप एक रियल रूट रख के देखिए, क्योंकि ग्राफ क्यूबिक का हमेशा जब भी x³ है तो माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत करता है और x की इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पहुंचता है, तो एक बार तो वो रियल रूट देता ही देता है। तो किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो आप को एक रियल रूट जल्दी ही मिल जाएगा। बात सुना कि ठीक है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है। इसको रख के देखो आप, 4 - 28 + 24। मैं कहता हूँ ना सेटिस्फाई करेगा, मेरी बात माना करिए आप। अच्छा, तो अब बाकी कैसे निकालें? सिंपल, आपने किया होगा बचपन में डिवाइड वाला रूल। ऐसा x - 1 एक तो एक रूट फैक्टर हो गया। तो क्या फास्ट करते हैं, 4x², तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 4x², और ये हो जाएगा 4x² माइनस 28x, तो प्लस 4x, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x, तो माइनस 24x प्लस 24 माइनस 24, ये हो गया। तो यानी कि फाइनली इक्वेशन क्या बन रहा है, x - 1, इसमें से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x² प्लस x माइनस 6, तो 3/2 का इक्वेशन बन रहा है। तो ठीक है, x माइनस x प्लस 3 x माइनस 2, ऐसा है। तो ग्राफ बनाते हैं अच्छे से इसका, ठीक है बनाते हैं। ये ध्यान दो ना, f(x) नहीं f' के बारे में है, f'(x) ये है। तो अगर लाइन ड्रॉ करें तो 1 - 3 और ये अपना 2, तो 2 पे प्लस है, क्योंकि मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज, जो मैं प्लस बोल रहा हूँ मतलब इंक्रीज वाली बात हो रही है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि -3 तक, फिर 1 और ये 2, 0 पे वैल्यू इसकी -3 आ रही है, ऐसे दिख रहा है ग्राफ से। तो माइनस, अच्छा, और ये 4 ऊपर से आएगा, डिक्रीज होता हुआ आएगा, -3 पे वैल्यू जो भी पता नहीं, देख लेते हैं -3 पे वैल्यू कितनी है। तो 0 पे -3 है और -3 से 1 बढ़ना है, तो नीचे क्या हो ग्राफ ऐसे, और फिर बढ़ने का है तो 1 तक बढ़ा, 0 पे, अच्छा 1 पे कितना आएगा, तो 1 पे आ रहा है ये f(1), आ रहा है 1 - 14 + 24 - 3, ये अपना हो गया 10 11 8 पर गया, और फिर 1 के बाद फिर घटा, तो अच्छा, और फिर बाद में बढ़ा, तो ठीक है। अपने को तो यहीं से मतलब है क्या हो रहा है, -3। देखो अगर आप f(x) की बात अगर ध्यान से करते हैं तो नेगेटिव रियल रूट नहीं आ रहा, अभी सिर्फ एक ही नेगेटिव रियल रूट है, ओनली 1 नेगेटिव रियल रूट। अगर मैं f(x) में ऐसा कितना जोड़ दूँ, प्लस भी कितना ऐड कर दूँ, जिससे ये जो पोर्शन है वो खिसक के यहाँ आ जाए। अच्छा ध्यान सुनना, इसमें इसने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अगर मान लो कोई ऐसा बोले कि सर आप इसमें 3 जोड़ लो, 3, तो 3 जोड़ने पर ये ग्राफ उछल के कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, मतलब ग्राफ ऐसा पहुँच जाएगा, ऐसा ग्राफ पहुँच जाएगा। तो एक रूट और ये एक रूट आया, आप बोल सकते हैं सर p > 3 आना चाहिए सर, क्योंकि अगर p > 3 और आप > 3 अपलिफ्ट करेंगे ना सर, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा हल्का सा ऊपर से निकल जाएगा। तो 2 आपके नेगेटिव रूट तो अपने रियल रूट क्रिएट कर दिए। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि नेगेटिव रियल रूट में उसमें नॉन नेगेटिव नहीं बोला है। देखो नॉन नेगेटिव बोलना यानी प्योर पॉजिटिव की बात करता है।
पर अगर सिर्फ नेगेटिव बोलता है या तो अगर सिर्फ पॉजिटिव बोलता है तो ज़ीरो भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो नेगेटिव में भी गिना जाता है, पॉजिटिव में भी गिना जाता है। इसको ध्यान सुनना, नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नॉन नेगेटिव है तो ये प्योर पॉजिटिव की बात कर रहा है, प्योर पॉजिटिव में शुरुआत ओपन इंटरवल 0 से होगी। पर अगर सिर्फ नेगेटिव की बात कर रहा है तो इसमें ज़ीरो को भी इंक्लूड किया जाएगा और उससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर p = 3 पर अपना काम हो जा रहा है, 2 नेगेटिव रियल रूट आ जा रहे हैं। तो क्या सर p मोर देन 120 सही है? हाँ सही है, पर इसमें कमी क्या है कि 3 से लेकर 120 वाले सेट उसने नहीं गिने। 3 से ज़्यादा तो 120 तो बहुत दूर हो गया ना, तो अपना काम 3 पे ही हो जा रहा है। अपना काम किस पे जा रहा है? 3 पे हो जा रहा है। तो फाइनल आंसर इज ए 3। आप कमेंट करिएगा आपको अच्छे से समझ में आ रहा है हर चीज़, आपको कैसा और एक्सप्लेनेशन अच्छा चाहिए, ऐसा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी मैं अपने तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, बेस्ट समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको हर एक चीज़ भी रिकॉल करा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे सवाल को फ्रेम करना। मेरा मेन मोटिव ये है कि सवाल कराना नहीं है, सवाल को कैसे उसको और कॉन्सेप्ट उसमें लगा कर उसमें आपको विद इन 2-3 मिनट आपको कैसे सवाल वो आपसे हो जाए, उस पर मेन फोकस है। और विद एक्सप्लेनेशन, कुछ फॉर्मूले रटने नहीं है आपको बस सिंपल वो समझने कि कैसे उसको यूज़ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं, आप फटाफट पॉज करके देखिए। बाकी सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। x की पावर x है, इन्वर्टिबल है। अच्छा इन्वर्टिबल अगर है, इन्वर्टिबल है तो आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको x = y की पावर y और y इक्वेट नहीं करना। आपको सर ने बताया होगा आपके कि जैसे e की पावर x है और ln x है, वो हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। और आपको कभी भी इन्वर्स चाहिए तो आप क्या करिए, x को y में और y को x में रिप्लेस करिए। बच्चे करते हैं, टफ क्वेश्चंस में ये करने में आपकी लंका लग जाएगी। क्या लग जाएगी? लंका लग जाएगी। तो आप अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है, मान लीजिए इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो वो 1 एंड ऑन टू ज़रूर होगा। क्यों सर 1 होगा? मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। मान लीजिए इस सेट में फंक्शन इंक्रीज़ होके डिक्रीज़ हो गया, तो इसका मतलब जिस वैल्यू पर वो y वैल्यू जो वैल्यू दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 जिस वैल्यू पे दे रहा है वो अगली दोबारा रिपीट करेगा। मतलब -½ पे 2 दिया, ½ पे 2 दिया, तो जब आप रिवर्स करने जाएंगे, इन्वर्स करने जाएंगे ना, तो 2 में 2 आपको वैल्यू मिलेगी, जिसमें इन्वर्स फंक्शन ही नहीं कहलाया जाएगा। तो फंक्शन हैज़ टू बी इंक्रीज और डिक्रीज एट अ मोमेंट, नॉट बोथ एट द सेम टाइम। क्योंकि अगर इंक्रीज से डिक्रीज़ हुआ या डिक्रीज से इंक्रीज़ हुआ, और अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो आपको 2 जगहों पर एक वैल्यू मिलेगी जो कि इन्वर्टिबल नहीं कहलाया जाएगा। तो जितने भी इवन फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन, वो इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। समझ में आ रही बात? तो कहानी यही समझ में आती है। तो अगर ये इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स ये अगर डोमेन है, रेंज है, तो इन्वर्स के लिए ये डोमेन और ये रेंज होगा। तो मिनिमम कम से कम वैल्यू ए और बी कितनी होगी वो पूछ रहा है। मतलब हमें उसको 1 बनाना है, ठीक है। देखिए 1 के लिए क्या होता है, या तो पूरा इंक्रीज या पूरा डिक्रीज। ऐसा भी चलता है, हल्का सा भी चलता है, एट अ मोमेंट वो 0 हो जाए। बट देन ऑल्सो x, जैसे x3 मान लीजिए, x3 इंक्रीजिंग में है कि नहीं है? येस इट इज़ इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली, इट इज़ इंक्रीजिंग, ऐसा, ठीक है। क्योंकि ग्राफ ये जो पॉइंट है जहाँ पर वो हल्का सा स्लोप होके जो हुआ है, ऐसा तो हुआ नहीं कि आगे चल के उसने दोबारा वैल्यू रिपीट कर दी है, कहीं रिपीट हुआ है ना। इंक्रीज़ ये भी होता है, इंक्रीज़ हल्का सा ये भी होता है। मतलब डाउनवर्ड फेसिंग था, कॉनकेव डाउनवर्ड था, फिर कॉनकेव अपवर्ड हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
ठीक है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आप रिवाइज कर लीजिए। इन्वर्टिबल आता है तो आप पहले किस पे दौड़िए, डेरिवेटिव दौड़िए। डेरिवेटिव क्या करता है, आप उसको 1 1 करवाएंगे, ठीक है, एफ डैश किया मैंने। अब डेरिवेटिव आपको एक्स की पावर एक्स का फंक्शन की पावर फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो तो सर ने सिखाया होगा, मैं एक बार तब भी करा दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, पहले ln लगाना, दोनों तरफ लगाना है, तो x ln x हो जाएगा। फिर आप डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x दो तरफ, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx इक्वल टू, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा 1 + ln x। तो dy/dx हो गया फाइनली y टाइम्स, तो y कितना है, x की पावर x 1 + ln x। अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि x की पावर x जो है वो कौन सा फंक्शन है अपना, ये फंक्शन है अपना एक्सपोनेंशियल। और अगर इन्वर्टिबल है तो ये एक्सपोनेंशियल हमेशा इन्वर्स इसमें जाता है, एल में जाता है। तो यहाँ पर डोमेन जो है वो पॉजिटिव होगा, डोमेन पॉजिटिव होगा एक्सपोनेंशियल का। क्यों सर नेगेटिव नहीं सकता, अगर नेगेटिव होगा तो कुछ कुछ वैल्यू पर माइनस, जैसे -½ की पावर -½ तो बकवास लिखा है ना, बात समझ आ रही है। नेगेटिवली पावर टूट जाएगा बहुत सच। कहाँ टूटेगा सर, जब माइनस है और पावर जो आपकी आएगी वो जैसे मान लीजिए -1 है, ठीक है, इसका रूट बोले करने को नॉट पॉसिबल ना। तो कुछ कुछ पावर पे हाफ पे 1/4 पे ट्रू नहीं होता। तो एक्सपोनेंशियल का हमेशा जनरली डोमेन पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जब इन्वर्स करते हैं तो लॉग में जाता है, और लॉग में अगर जाता है तो लॉग तो हमेशा डोमेन पॉजिटिव मांगता है, तो इसलिए वो दिक्कत आ जाती है। तो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव करते हैं और कितना निकल के है, एक्स की पावर एक्स 1 + ln x। तो अगर ये इन्वर्टिबल है, अब क्योंकि एफ डैश एक्स फ्लक्चुएटेड है, अब देखो फ्लक्चुएटेड का मतलब ये, क्योंकि ये जो पॉजिटिव रखा है, तो पहला केस अगर 1 + ln x पॉजिटिव है तो ln x मोर देन -1 है, तो x इज़ मोर देन e की पावर -1, यानी x इज़ मोर देन 1/e। अच्छा, 1/e मतलब ये कि 1/e से ज़्यादा में ग्राफ बढ़ेगा। 1/e पर वैल्यू आपको यहाँ दिखेगी 1/e की पावर 1/e, यानी कि e की पावर -1/e, विच इज़ पॉजिटिव, e की पावर -1/e। और ग्राफ बढ़ेगा, इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अच्छा, और कॉमन सेंस वाली बात है कि 0 से लेकर 1/e तक में ग्राफ डिक्रीज होगा। अच्छा, 0 से जस्ट ज़्यादा, 0+ की पावर 0+ कितना वैल्यू होगा सर, वो आप इनसे पूछ लीजिए सर, कैसे इनसे पूछ लीजिए। तो y जो है, ln y जो है वो 0 + ln 0+ है। अच्छा, 0+ और ln 0+, ये तो -∞ हो गया, ये तो सर फॉर्म बन गया, लिमिट से पूछना पड़ेगा। तो लिमिट से पूछते हैं, तो लिमिट क्या बोलता है कि देखो भाई 0 × इन्फिनिटी फॉर्म हो तो हमसे आके मिल लेते हैं। लिमिट लगाया x टेंड टू 0+, और हमने पूछा x ln x से वैल्यू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln x अपॉन 1/x, लिमिट x टेंड टू 0+, डेरिवेटिव किया इसका 1/x, इसका किया 1 - 1/x², जिससे कितना बचा फाइनली -x। तो ये कितना हो गया 0-। अच्छा, मतलब ln की वैल्यू अप्रॉक्स 0- है, तो y कितना हो गया e की पावर 0-1, यानी कि <1, यानी कि इसकी वैल्यू 1 से, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, y = 1, यहाँ से आ रहा है डिक्रीज होता हुआ 0 पे, 0 डोमेन में नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ से वैल्यू डिक्रीज होता हुआ ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको टच नहीं करा है, मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको टच नहीं करा है, मतलब ये ग्राफ हल्का सा ऐसे होके आ रहा है, ऐसा यू कैन से कि 0 पे ये कुछ ऐसा टेंजेंट दिख रहा है बनता हुआ, टेंजेंट है नहीं, ऐसा हल्का सा आ रहा है, ऐसा, यहाँ पे टच नहीं, होलो है, ठीक है ना, ऐसा। तो फिर अब क्या बोल रहा है, अब अगर मुझे इन्वर्टिबल दिखाना है मिनिमम से मिनिमम, तो डोमेन अगर मैं देखूं यहाँ पर बात करिए सर, तो डोमेन ये अगर बोल रहा है a से इन्फिनिटी,
तो इसने यहीं से बात की होगी, क्योंकि इस वाले सेट में अगर पूरा सेट देखूँ तो मैं फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि अगेन लाइन ड्रॉ करूँगा तो यह एक जगह पर 2 वैल्यू दे देगा, यानी कि या तो इस सेट की बात करेगा या तो इस सेट की बात कर रहा है। अपने इस इलाके में ए से इन्फिनिटी है, यानी कि इन्फिनिटी भाग रहा है, यानी कि उसने यहाँ से बात की होगी, यानी कि डोमेन जरूर उसने 1/e से लेकर इन्फिनिटी लिया होगा। और आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट कितना वैल्यू मिल रहा है 1/e पर, इतनी वैल्यू मिल रही है, यानी कि e की पावर -1/e से लेकर इन्फिनिटी। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कितना होगा 1/e की, और आउटपुट कितना है, b कितना है, e की पावर। तो ऑप्शन कितना है, ए आई। कहानी समझ में आ गई। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन, कंसिडर 2 लाइन्स, जो भी तो रखा है, ठीक है। इफ अ लाइन एल हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ब्ला ब्ला इंटरसेक्ट द लाइन L1 L2, तो ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। डायरेक्शन कितना है इसका, 2 2 1 तरफ है, ये L लाइन है, ये L1 और L2 को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए एंड बी। तो उसने पॉइंट मार्क किया है L1 पे ए और L2 पे बी, ठीक है, ऐसा उसने बोला है। देन डिस्टेंस ए बी इज़, तो अगर ए बी पॉइंट मिल जाता है तो काम खत्म है। अच्छा, ए अगर इस L1 पर है तो आई कैन राइट इन पैरामेट्रिक फॉर्म कि ए पॉइंट कितना होगा। तो x -7/3, y -7/2 एंड z -3/1 इक्वल टू k। तो आई कैन राइट x इक्वल टू 3k + 7, y इक्वल टू 2k + 7 एंड z इक्वल टू k + 3। तो ये अपना हो गया a कोऑर्डिनेट, ठीक है। b कोऑर्डिनेट अगर देखें तो थोड़ा फास्ट करते हैं, कुछ अलग रेशियो होगा इन तीनों का। तो 2μ + 1, 4μ - 1 एंड 3μ - 1, ऐसा। ए बी के अलॉन्ग, क्योंकि अब ए बी इस एल पर है, तो ए बी वैक्टर आई कैन से इट इज़ इन सम लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 to 1, है ना, बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो बट एक्चुअली वी कैन से कि लैम्डा 1 है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसने डिस्टेंस पूछा है तो निकाल लेते हैं। बिकॉज दे आर कोलिनियर, डायरेक्शन ऑफ ए बी वही डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में 2 to 1 जा रहा है। उसने बोला ना यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज आर 2 to 1, ठीक है। निकालते हैं ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर जो है वो b माइनस है, तो 2μ + 1 माइनस 3k + 7, 4μ - 1 माइनस 2k + 7, 3μ - 1 माइनस k + 3, ऐसा। तो यहाँ पर आ रहा है 2μ - 3k - 6, 4μ - 2k - 8 एंड 3μ - k - 4 इज मल्टीपल ऑफ लैम्डा टाइम्स 2 to 1। तो आई कैन से 2μ - 3k इक्वल टू 6 + 2 लैम्डा, 4μ, देखो 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, यू कैन फाइंड इजली। 4μ - 2k इक्वल टू 8 + 2 लैम्डा एंड 3μ - k इक्वल टू 4 + लैम्डा, ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हो रहा है -2μ प्लस 2 - 2μ -3 प्लस -k इक्वल टू -2, ऐसा आ रहा है, ओके। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा अपना 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6μ - 2k इक्वल टू 8 + 2 लैम्डा।
तो अगर मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पर -2 म्यू इक्वल टू 0, यानी कि म्यू इक्वल टू 0 है, यानी म्यू 0 है तो डायरेक्टली के कितना आ गया 2। अगर के 2 आ गया तो यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से आ गया 6 म्यू, 0 है तो के 2 है तो -4 इक्वल टू 8 + 2 लैम्डा, यानी कि -12 2 लैम्डा, यानी लैम्डा इक्वल टू -6 ऐसा। यानी कि फाइनली वी गॉट द ए एंड बी की म्यू एंड के हमें मिल गया। तो म्यू 0 है तो म्यू 0 यानी कि बी कोऑर्डिनेट कितना हुआ, बी कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ से 1, -1, -1 एंड ए विल बी के कितना है अपना 2 है तो 6 13 2 है 4 7 4 11 5। तो ए बी का डिस्टेंस, तो पॉइंट निकालना आसान है, डिस्टेंस कितना आएगा तो √13 - 1 144 और 36, ठीक है। देखो 72 2 है, 36 कॉमन निकालते हैं, 6 बाहर आ गया, 36 72 2 है ना, 36 × 4 4 + 4 + 1 9 18 सर क्या 18 ए बी आ रहा है 18। तो थोड़ा सा इसमें आई कैन से इट इज़ मॉडरेट और वेरी इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेंदी यू कैन से लेंदी, पर स्कोरिंग था, मतलब अब इसको आप लास्ट में कर सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर एग्ज़ाम में आता है सवाल आपको सुनने आ जाना चाहिए कि सवाल कैसे होगा, डील कैसे होगा। तो जब भी सवाल 2 लाइन का इंटरसेक्टिंग आ जाए तो आप क्या करिए, डायरेक्शन जो अगर देगा तो उसके अलॉन्ग आप क्या लिख लीजिए कोलिनियरिटी, और वहाँ से आपको 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। नाउ इसमें क्या बच्चे कुछ करते हैं कि इसमें डिटर्मिनेंट में भाग जाते हैं, अवॉइड करिए, वो लेंदी कर देता है सवाल वरना, ठीक है ना। उसमें D1/D, D2/D, D3/D कौन बनाने जाए बैठ के, इसलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल 7th नंबर, इफ़ LM L1 M1 N1 L2 ब्ला 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 डायरेक्शन कोसाइन है, मतलब अच्छा डायरेक्शन कोसाइन मतलब यूनिट वेक्टर ही बोल रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि आपको पता होगा कि L² + M² + N² = 1 होता है, और L का मतलब क्या हुआ cos अल्फ़ा, जो कि डायरेक्शन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए वेक्टर A है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर A1 i कैप A2 j + A3 के कंपोनेंट है, तो x y z पे अगर ये वेक्टर है तो इसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस अल्फ़ा होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस बीटा होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू z एक्सिस गामा होगा। तो वही बात हो रही है यहाँ पर। तो cos अल्फ़ा अगर बोला जाए इस वेक्टर का इस अलॉन्ग तो यूनिट वेक्टर कितना है i कॉम्पोनेंट 1, 0, 0, तो cos अल्फ़ा विल बी A1/mod A and cos beta will be A2/mod A and cos gamma will be A3/mod A। तो if you add this square तो it will become 1। डायरेक्शन कोसाइन वो होता है। तो जब भी डायरेक्शन कोसाइन आए तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये भाई साहब यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, तो 2 ऐसे हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है। देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर, ईजी, I can say very easy, of the angle between these lines। तो डायरेक्शन इंटरनल बाइसेक्टर है तो तुरंत इसका मतलब ये हुआ कि थीटा/2 ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इसको अगर हम पैरेललोग्राम बना दें तो ये डायगोनल हो गया, इट इज़ डायगोनल
को अगर आपको बाइसेक्टर बनाना है तो इसका मतलब आपको, अगर आप इस पैरेललोग्राम को रोम्बस में ले जाते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। क्यों रोम्बस में? क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, अगर साइड इक्वल होती है तो डायगोनल इज नथिंग बट अ व्हाट वी कैन से इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ठीक है फिर तो इसका मतलब सर आप बोल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं, या तो आप इसका वेक्टर इक्वल कर दीजिए। अच्छा, तो अगर ये L1 M1 N1 के डायरेक्शन में है तो ये L2 M2 N2 डायरेक्शन में है, तो ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही लिखा हुआ है, तो इसका मॉड पहले से कितना हो रखा है, 1 है। भाई ये वेक्टर है, मान लो 1 2 3, ये वेक्टर है 2 3 4, इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, पर मुझे इसको सेम करना है तो क्या करना चाहिए, मुझे इसको डिवाइड करना चाहिए इसी के मैग्नीट्यूड से। वी कैन से 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आई कैन डिवाइड विथ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इससे होगा क्या, ये क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, बट दिस विल बिकम ए कैप, दिस विल बिकम बी कैप। सो ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट विल बी ए कैप प्लस बी कैप के डायरेक्शन अलॉन्ग होगा, लैम्डा टाइम्स होगा। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, तो अगर मैं इसको देखूं तो पहले से क्या हो रखा है, ए कैप, ये क्या हो रखा है, बी कैप, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए ये वेक्टर है, मान लीजिए 1 2 3 तरफ है, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड है इतना, डायरेक्शन इस तरफ है, पर मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा वेक्टर ना लेकर इतना ही ले लूँ मैं, डायरेक्शन उसकी तरफ ही है, मैग्नीट्यूड ये इतना बड़ा वेक्टर है, मुझे लेना है इसका इतना ही पार्ट लेना है। क्यों? दोनों का मॉड बराबर है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इनको क्या बना दिया, डायरेक्शन कोसाइन में ले गया। तो ये इसी इसलिए क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन पहले से दे रखा है। तो अगर आप ये वाला पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर। तो कैसे बनाए फिर बाइसेक्टर, तो ए कैप प्लस बी कैप तो हो गया वो वेक्टर डायरेक्शन अलोंग इंटरनल बाइसेक्टर, डिवाइड कर देंगे इसी के मॉड से, तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 1। अब बोलो क्यों सर डिवाइड किया, ये भी काफ़ी नहीं है, काफ़ी है, ये डायरेक्शन दे दिया है ना, तुम्हें डायरेक्शन इसने दे दिया है, पर अगर ऑप्शन देखो तो यहाँ पे नीचे कुछ मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब जाता है कि वो ए कैप प्लस बी कैप वाली मॉड भी आप लगाएं, जिससे इंटरनल बाइसेक्टर के अलोंग एक डायरेक्शन कोसाइन क्रिएट कर दें, क्योंकि इसने यहाँ पे बोला है। अगर ये सिर्फ इतना बोलता कि डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन चाहिए बाइसेक्टर तरफ, तो आप बोलते हो सर ए कैप प्लस बी कैप का कुछ लैम्डा टाइम्स है, पर ये बोल रहा नहीं, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो उस डायरेक्शन का भी उसको यूनिट वेक्टर चाहिए। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए बाइसेक्टर के अलोंग तो ए कैप प्लस बी कैप, पर अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए इंटरनल बाइसेक्टर की तरफ, तो आपको उसका भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी क्या बनाना पड़ेगा, यूवी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर इज नॉट यूनिट वेक्टर। जैसे 1 2 3 है, ये वेक्टर है, इसको आपने तैयार किया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये बन गया ए कैप। एक वेक्टर है 2 3 4, उसको आपने तैयार किया यूवी में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियो आ गया है इंटरनल बाइसेक्टर का, पर क्या ये डायरेक्शन कोसाइन बोलूँगा मैं, नहीं, क्योंकि अगर आप ए कैप प्लस बी कैप ऐड करेंगे, करके देखो आप, तो ये जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो 1 नहीं होगा, वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा, डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया सर। अब डायरेक्ट काम की बात करते हैं। तो L1 प्लस L2 डिवाइड बाई मॉड L1 प्लस L2 कॉमा, आई एम एडिंग दिस पार्ट, ए कैप प्लस बी कैप डिवाइड बाई मॉड समेशन
चलो मैं ठीक से लिखता हूँ, आप फिर वरना घबरा जाएंगे। पहले ए कैप प्लस बी कैप क्या हुआ, लिख देता हूँ अच्छे से, L1 प्लस L2 कॉमा M1 प्लस M2 कॉमा N1 प्लस N2. What is the mod of this sum of the two directional cosine? It will become under root L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर. व्हाट अबाउट सर थीटा? थीटा किसके बीच में एंगल है, इन दो वेक्टर के बीच में. तो कॉस थीटा विल बी L1 कॉमा M1 कॉमा N1 का डॉट विल L2 कॉमा M2 कॉमा N2 डिवाइड बाई mod of this which is 1. So L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is cos थीटा. क्योंकि यहाँ पर एंगल की बात की ऑप्शन में, तो कहीं क्या पता कहीं काम आ रहा हो. तो ठीक है, चलिए. तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर विल बी 1. भाई L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर तो पता ही है ना, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 ही होता है. L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर 1 है. ठीक है, तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ऐसा. तो L1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर 1 है, प्लस 1 प्लस 2 टाइम कॉस थीटा है, यहाँ से निकाला ना मैंने भी. तो ये हो गया आपका 2 1 प्लस कॉस थीटा. तो दिस इज बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 2 कॉस थीटा बाई 2. दिस इज़ माई मॉड वैल्यू ऑफ ए कैप प्लस बी कैप. दैट मीन्स मुझे बस इसको डिवाइड करना है इन सब से. तो यानी कि ये हो गया 2 कॉस थीटा बाई 2. तो ये क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइन अलॉन्ग इंटरनल बाइसेक्टर विच इज ऑप्शन बी. समझ में आया कॉन्सेप्ट? इफ समवन से फाइंड द इंटरनल बाइसेक्टर देन यू हैव टू जस्ट डू यूनिट वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर लैम्डा टाइम्स. बट इफ समवन से यूनिट वेक्टर चाहिए इंटरनल बाइसेक्टर की तरफ, तो ए कैप प्लस बी कैप तो बता रहा है आपको सिर्फ डायरेक्शन ही, उसके अलॉन्ग यू भी कितना हुआ उसको उसके मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा. दैट सिंपल. समझ में आया? ठीक है, 8वां सवाल करते हैं. द प्लेन्स इंटरसेक्ट इज द लाइन पी क्यू. अब अगर एक प्लेन बनाते हैं, ऐसा एक प्लेन है और ये प्लेन है ऐसा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे. तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन ऐसी, ये लाइन जा रही है, तो नॉर्मल इस तरफ है N1, नॉर्मल इस तरफ है N2. तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, N1 क्रॉस N2. भाई वो लाइन जो परपेंडिकुलर है N2 के और वो लाइन जो परपेंडिकुलर है N1 के, दोनों पर से परपेंडिकुलर है, तो वो किस डायरेक्शन में होगी, इट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ N1 क्रॉस N2 के लैम्डा टाइम्स में. तो प्लेन्स इंटरसेक्ट इज द लाइन पी क्यू. द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2 1 4 एंड परपेंडिकुलर टू पी क्यू. तो प्लेन परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, तो प्लेन परपेंडिकुलर है पी क्यू के, मतलब पी क्यू क्या हो गया फिर इनडायरेक्टली नॉर्मल हो गया. और उसने पॉइंट पासिंग दे रखा है, मतलब मुझे क्या लगाना है, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन. इसका मतलब एन नॉर्मल, ए पासिंग पॉइंट, तो इक्वेशन तैयार हो जाएगा. सिंपल. तो ये सवाल है सिंपल. बस कॉन्सेप्ट क्या था कि दो प्लेन का इंटरसेक्शन जहाँ बनता है, वो लाइन जहाँ से पास होती है उस लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, N1 क्रॉस N2. तो I J K
3 माइनस 1 1 5 1 3 ये तो ये हो जाएगा आपका आई क्रॉस -3 -1 -4 माइनस जे हो जाएगा 9 - 5 4 प्लस के हो जाएगा 3 + 5 8। तो लैम्डा टाइम है -4 -4 8। तो ठीक है, यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो आर है XYZ डॉट लैम्डा टाइम -4 लैम्डा -4 लैम्डा 8 लैम्डा इक्वल टू ए कितना है 214 डॉट -4 लैम्डा -4 लैम्डा 8 लैम्डा। तो लैम्डा कॉमन ही आ जाएगा, लैम्डा कॉमन, यहाँ से भी लैम्डा कॉमन आएगा भाई, डॉट लगाना है ना, तो लैम्डा कट गया। तो -4x -4y प्लस 8z इक्वल टू -8 -4 प्लस 32। तो ये हो गया -12 -12 को 32 कितना हुआ 20। ये हो गया -4। इसमें अब ध्यान से लिखो, तो इसमें XY सब दोनों पॉजिटिव है और डिजिट नहीं, तो -4 कॉमन निकाला होगा उसने। तो x + y - 2z -5। तो x + y - 2z ऑप्शन बी। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग द, देखो अब ध्यान सुनना, वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग इंटरनल बाइसेक्टर दैट इट, मतलब इसका मतलब ये कि आपको सिंपल इंटरनल बाइसेक्टर निकालना है, मतलब ए कैप प्लस बी कैप के अलोंग डायरेक्शन। वेक्टर अभी क्या है, अभी वेक्टर है 7 - 4 - 4 ए वेक्टर। बी वेक्टर कितना है -2 आई कैप -j कैप प्लस 2 k कैप। क्या ये डायरेक्शन दोनों का मॉड सेम है? नहीं सेम है। मॉड ए डज नॉट इक्वल टू मॉड बी। पर मुझे क्या चाहिए, इंटरनल बाइसेक्टर चाहिए कि अलोंग वेक्टर चाहिए। तो क्या करूँ मैं, मुझे मॉड दोनों का सेम करना है। कैसे करूँ, उनको मैं कन्वर्ट करता हूँ यूनिट वेक्टर में। अपने आप क्या हो जाएंगे, इतना सा पार्ट लेना है मुझे सिर्फ। डायरेक्शन ए कैप का क्या एक वेक्टर की तरफ ही होता है? हाँ ऑब्वियसली होता है। अगर आप एक्स एक्सिस देखोगे तो 1, 0 ये वेक्टर जो आई कैप है सिर्फ, क्या ये 2i कैप के मल्टीपल में है? हाँ है। क्या ये 3i कैप के मल्टीपल में? हाँ है। तो ये वाला वेक्टर इसके डायरेक्शन में आई कैप तो होगा ही होगा। तो किसी वेक्टर की तरफ जाना है, उसके अलोंग जाना है, तो यूवी से काम चल जाता है, यूनिट वेक्टर से काम चल जाता है। उसको आप अगर उसके मॉड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर अपने आप तैयार होना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे वेक्टर में तैयार होंगे। बात सुनने पर सेपरेट डायरेक्शन किस तरफ होगा, 1, 0 के, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो मुझे यहाँ पर क्या इंटरनल बाइसेक्टर की तरफ यूवी चाहिए? नहीं, सिर्फ इंटरनल बाइसेक्टर चाहिए। तो मैंने करना क्या है, ए कैप प्लस बी कैप, उस वेक्टर के उस तरफ सी वेक्टर है, उसने उसको मैग्नीट्यूड दिया है, उसने उसको पता है कि वेक्टर डायरेक्शन से नहीं बनता, उसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ठीक है, तो बस सिंपल गेम खेल लो। 7, -4, डिवाइड बाई 49 प्लस 16 32 81 9, यानी कि ए कैप कितना आ रहा है 7/9 -4/9 -4/9। पी कैप कितना है -2i -1 2 4 4 8 9 3 -2/3 -1/3 2/3। तो सी वेक्टर आ गया, जिस तरफ इनके तरफ में जो अपना वेक्टर है वो कुछ लैम्डा टाइम्स है इसके। तो देखते कितना जुगाड़ बन रहा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले एक को ऐड कर लेते।
7/9 माइनस 4/9 माइनस 4/9। तो एडिशन में यहाँ पर 3 दिया, 6, 1/9, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 माइनस 7/9, और इसको 3 से किया तो 6, 2/9। सी वेक्टर लैम्डा टाइम इसके है, इसको इसके मॉड से मल्टीप्लाई करते हैं 5√6 से। अगर देखा जाए तो इसने अगर यहाँ पर नंबर नहीं दिया है, मतलब इसने अगर 9 कॉमन निकाला है, मतलब λ/9 1 माइनस 7 2, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 5√6 तो मे भी शायद लैम्डा को यहाँ पर 1/√6 रखा हो, 1/√6 रखा हो, क्योंकि लैम्डा तो कुछ भी सकता है ना, लैम्डा बिलोंग्स टू आर है। तो 1 माइनस 7 2 देखो डायरेक्टली आपकी इसकी तरफ आ रहा है, ये आर, और मे भी शायद इसने 3/√6 लिया हो लैम्डा को, तभी वो इक्वेशन बैठ रहा है ना, ये 5/3 वाला। आगे देखो ध्यान से, तो अगर लैम्डा 3/√6 है तो 5√6 डिवाइड बाई 9 इंटू 3/√6, देखो बन गया 5/3, और ये डायरेक्शन इस तरफ आ गया। मतलब मेरा मेन फोकस अगर पूछे कि किस तरफ डायरेक्शन है, 1 माइनस 7 2 तरफ डायरेक्शन है, मतलब इंटरनल बाइसेक्टर विल बी सम मल्टीपल ऑफ 1 माइनस 7 2। आपको बस सोचना कहता है लैम्डा, आप तो बस नंबर देखो 5/3 हो कुछ भी हो, बस ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्शन तरफ है। ऑप्शन ए आंसर है। लैम्डा क्या रहा होगा? अब मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि सी वेक्टर अगर ऐसा है तो लैम्डा कितना होता है? आप बोल सकते हैं लैम्डा सर 3/√6 होगा। तो ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ABC 3 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर एंड हैज सेम मैग्नीट्यूड। वेक्टर ये वाला, देखो अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब A.B इक्वल टू B.C इक्वल टू C.A, सब आपस में जीरो है। A B के साथ डॉट जीरो होगा, B C के साथ डॉट जीरो होगा, C.A एक साथ जीरो होगा, एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इसका मतलब सबका मॉड बराबर है। ऐसा नहीं बोला कि सबका मॉड 1 के बराबर है, वरना सवाल और सिंपल जाता है। तो इसे काम करते हैं, कुछ नंबर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं K टाइम्स है ये। इफ़ A वेक्टर सेटिस्फाई ब्ला ब्ला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, A वेक्टर क्रॉस R माइनस B क्रॉस A, ऐसा लिख के दिया है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर आप काउंटिंग करिए तो वेक्टर 1 है, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या फॉर्मूला है? पहले दूर दूर का रिलेशन बना हुआ, A.C B वेक्टर, ये बचा माइनस। अब पास के बनाओ रिलेशन, दूर से काम हो गया, पास के रिलेशन बनाओ, A.B वेक्टर C बचेगा। अच्छा, क्या ये वेक्टर कैसे हैं दोनों सर? स्केलर है, स्केलर इनटू वेक्टर, तो हमने मल्टीप्लिकेशन भी सही से किया है। तो ठीक है, इसको लेके आते हैं, फिर इस साथ को लेके सबको लेके आते हैं। यानी कि A.A, पहले दूर दूर के रिलेशन A.A। अच्छा, कोई वेक्टर का डॉट विथ वेक्टर क्या होगा? मॉड A का स्क्वायर, पर मैंने यहाँ पे मॉड A क्या लिया हुआ है? K लिया है, तो K स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ही जब B.B होगा तो K स्क्वायर होगा, जब C.C होगा तब K स्क्वायर होगा। ये बात समझ आ गई? तो थोड़ा स्पीड करते हैं। A.A K स्क्वायर, यानी कि K स्क्वायर उस समय कौन बचा रहेगा? ये वेक्टर बचा रहेगा, जैसे फॉर्मूला के हिसाब से वेक्टर बच जाता है जो है, यानी कि R माइनस B, फिर माइनस। अब किसकी बारी है? अब इनका रिलेशन इनके साथ, तो A डॉट वेक्टर जो भी है उसके साथ, और उस समय कांस्टेंट कौन बचा रहेगा? वेक्टर A, ये वाला बचा रहेगा ऐसे, प्लस अब वही काम यहाँ पे भी करना है, तो K स्क्वायर, क्योंकि B.B है, R माइनस C माइनस, अब B का रिलेशन पास वाले के साथ R माइनस C और B वेक्टर बचा रहेगा, प्लस K स्क्वायर R माइनस A माइनस C डॉट
आर माइनस ए सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, ऐसा आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से मुझे एक्चुअली निकालना क्या, वेक्टर आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो अगर मैं यहाँ से आर कॉम्पोनेंट देखूँ तो आर वेक्टर कितना आ रहा है, 3k² आ रहा है, ठीक है। आर वेक्टर कितना आ रहा है, इंटू 3k² आ रहा है। फिर प्लस k² कितना आ रहा है, माइनस k² कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको, a डॉट आर माइनस बी है तो इसका मतलब क्या हुआ, a डॉट आर माइनस a डॉट बी। पर आप तो भूल गए a डॉट बी तो 0 है, तो यानी कि सिर्फ ये a डॉट आर के बराबर हुआ। यानी कि तो मैं बात करता हूँ, तो यानी कि ये कितना हो गया, ये वाला इक्वेशन कितना हो गया, a डॉट आर इंटू वैक्टर a माइनस, इसी प्रकार से कहना इसे b डॉट आर बचेगा सिर्फ, b डॉट आर इक्वल टू बी इंटू बी माइनस c डॉट आर इंटू सी, ऐसा। क्लियर है कॉन्सेप्ट क्या था? ओके ठीक है। भाई अगर मैं अभी इस समय, क्योंकि सामने 0 है तो सबको मैं इधर ले गया ना ऐसे, अगर मैं डॉट ए लगाऊं, डॉट ए लगाऊं तो आर डॉट ए बचेगा यहाँ पे, आर डॉट ए 3k²। अच्छा ये स्केलर ही है, माइनस ए डॉट इससे मिलेगा तो ये k² इंटू ए डॉट ए कितना हुआ, k², प्लस ए डॉट इससे मिलेगा 0, इससे मिलेगा 0, इक्वल टू ए डॉट ए, देखा, ए डॉट आर k², ए डॉट बी 0। अब आप ऐसा मत बोलना कि सर ये इससे क्यों नहीं मिलने गया, अरे ये स्केलर है पहले से रे, ये वैल्यू है, ये वेक्टर जिंदा है, ये वेक्टर जिंदा है, तो डॉट का रिलेशन किस साथ होगा, वेक्टर से साथ होगा ना, 0 प्लस 0 ऐसा। तो यानी कि इक्वेशन बनाए आर डॉट ए इंटू, देखो यहाँ से k² गायब, तो 3 डॉट ए माइनस k² इक्वल टू ए डॉट आर, ऐसा बना। तो ए डॉट आर यहाँ से कितना हुआ, ए डॉट आर इक्वल टू k², यानी कि ए डॉट आर कितना आया, k²/2। अच्छा तो अगर सर आप अगर डॉट बी करते तो क्या यही आता, देखते हैं, अगर यहाँ पे डॉट बी होता तो बी डॉट आर, यहाँ बी लिखा होता इधर, यहाँ पर जब बी से ए से भी नहीं आता तो 0 होता, यहाँ 0 होता, यहाँ पे k² होता, यहाँ 0 होता, फिर डॉट जब बी मिल जाता तो ये 0 हो जाता, यहाँ पर क्या होता, k² होता v डॉट बी और v डॉट आर बचता, मतलब यहाँ पे b होता, तो यहाँ पे b होता, यहाँ पे b होता, यहाँ पे b होता, यहाँ पे b, यानी कि r डॉट बी, r डॉट सी और r डॉट ए k²/2 आया। तो ठीक है, फिर सवाल ख़त्म हो गया, यानी कि r डॉट ए, r डॉट बी, r डॉट सी इक्वल टू k²/2 आया। अगर k²/2 आ रहा है तो इसका मतलब अगर मैं r का डॉट लगाऊं इस वेक्टर के साथ, तो r डॉट ए विल बी, ये वेक्टर मैंने r मान लिया, मान लेते हैं, तो अगर इसका डॉट विथ a करें तो क्या k²/2 आ रहा है, देखते हैं, डॉट ए k² आ गया, हाँ, /2 तो है ही, आर अच्छा ये डॉट ए किया, ये 0, ये 0। पर अगर मैं डॉट सी करूँगा ना, तो डॉट सी में क्या होगा, ये k² ही आएगा सिर्फ, तो यहाँ पर दिक्कत हो जा रही है। इसी प्रकार यहाँ भी दिक्कत हो जाएगी, इसी प्रकार। अच्छा यहाँ पर 1/3 तो है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा बैठा, डी। आप करके देख लो, डॉट ए करोगे k²/2 आ जाएगा, डॉट बी करोगे k²/2 आ जाएगा, डॉट सी करोगे k²/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी बैठ रहा है सही, ठीक है।